तो आज हम लोगों का आर्टिकल रहेगा ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन। हैलोजन के जो ऑक्सी एसिड होते हैं उनको पढ़ेंगे हम लोग। अगर मैं देखता हूं कि हैलोजन के कितने प्रकार के ऑक्सी एसिड होते हैं तो 4 प्रकार के मुख्य ऑक्सी एसिड होते हैं। पहला मैंने लिख रखा है हाइपोहैलस एसिड। अब सबसे पहली बात आएगी कि हाइपोहैलस एसिड का फॉर्मूला किस प्रकार का होता है। तो बेटा हाइपोहैलस एसिड का फॉर्मूला होता है HOX टाइप का। जहां अगर आपसे पूछेगा X क्या है तो बेटा X की जगह पर आप यूज कर सकते हो FCl, Br और I, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। HOX टाइप का फॉर्मूला होता है। अब सबसे पहले बात करेंगे कि अगर फ्लोरीन इस टाइप के फॉर्मूले को बनाता है तो कैसा कंपाउंड बनेगा। बेटा ध्यान रखेंगे HO और X के स्थान पर किसको इस्तेमाल करेंगे, फ्लोरीन, क्योंकि कॉलम फ्लोरीन का है, हमने फ्लोरीन को इस्तेमाल किया है। नाम पूछेगा कैसा है तो बेटा ध्यान से देखो फॉर्मूला किस टाइप का था, हाइपोहैलस। तो अब मुझे हैलस की जगह पे फ्लोरस बोल देना है। अगर पूछेगा भी नाम क्या है तो इसका नाम है हाइपोफ्लोरस एसिड। अब हाइपोफ्लोरस एसिड इसका नाम हो गया। और एक चीज विशेष भी ध्यान रखने वाली बात है, जब किसी भी एसिड की ऑक्सीकरण एसिड में से केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या बहुत कम होती है, हम उसके नाम के पहले हाइपो लगा देते हैं। और ये भी ध्यान देने वाली बात है, यदि किसी एसिड में सेंट्रल एटम के पास ऑक्सीकरण संख्या बहुत उच्च होती है तो हम उसमें हाइपर लगा देते हैं। कम के लिए हाइपो का इस्तेमाल किया जाता है और अधिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है हाइपर का, क्योंकि इस प्रकार के एसिड में हैलोजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या बहुत कम होती है, इसलिए हमने उसको रखा है हाइपो नाम से स्टार्ट किया है। हाइपो का मतलब कम ऑक्सीकरण संख्या वाला। और क्योंकि फ्लोरीन लगा इसका नाम पड़ेंगे हाइपोफ्लोरस एसिड। अब सेम चीज है HOX टाइप में से अगर मैं X की जगह क्लोरीन यूज करूं तो बन जाएगा HOCl हाइपोक्लोरस एसिड। अगर मैं ब्रोमीन को यूज करता हूं तो बन जाता है HOBr हाइपोब्रोमस एसिड। अगर आयोडीन को यूज करें तो HOI हाइपोआयोडस एसिड। अभी आता है इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, बिल्कुल आसान सा स्ट्रक्चर है बेटा। H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, ये स्ट्रक्चर है इसका। देखो लिखे भी है, Cl को नहीं लिखते हैं, X लिखते हैं। रीजन है X क्यों लिखेंगे, अगर मैं Cl लिख देता हूं तो वो केवल हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर मैं Br लिख देता हूं तो केवल हाइपोब्रोमस एसिड का हो जाएगा। और X लिख लेने से अभी आप किसी का भी इनमें से स्ट्रक्चर बनाना होगा, सेम स्ट्रक्चर रहेगा। बशर्ते इस बात को ध्यान रखना है कि X की जगह पर आप FCl, Br और I में से किसी को यूज कर सकते हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेज आती है। ऑक्सीडेशन स्टेज अगर देखा जाए यहां निकालने की कोशिश भी करें हैलोजन एटम की, तो यहां ऑक्सीकरण संख्या हैलोजन एटम की होती है +1। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेज पर इतने प्रकार के एसिड बनते हैं। अब इसका निकालने के लिए भी बात कहें तो देखो ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे, H की ऑक्सीडेशन स्टेज +1, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेज -2 और लास्ट में X की ऑक्सीडेशन स्टेज तो हमें निकालनी है, =0। देन X =-2 में +1 जाएगा -1, इक्वल के दूसरी ओर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा +1 और ऑक्सीडेशन स्टेज आ जाएगी +1। क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेज का कैलकुलेशन हम लोगों ने पहले भी सीख रखा है, इसलिए मैंने यहां कैलकुलेशन वो किया नहीं, मैंने डायरेक्ट वैल्यू रख दी। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, कहता है हैलस एसिड। सबसे बड़ी बात आती है हैलस एसिड का फॉर्मूला किस टाइप का होता है उसको ध्यान देते हैं। ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा हैलस एसिड का फॉर्मूला होता है HOXO टाइप का। इसको बेटा कहीं कहीं बुक्स में ऐसा भी लिखा गया है, कैसा लिखा गया है HXO2। तो अगर HXO2 टाइप का फॉर्मूला आपको मिल जाता है या HOXO टाइप का फॉर्मूला मिल जाता है, दोनों ही फॉर्मूले हैलस एसिड के हैं। कैसे हैलस एसिड के हैं, इसमें से एक विशेष ध्यान रखना, जो हैलस टाइप का एसिड है, जैसे कोई व्यक्ति ऐसा लिख के दिखा दे आपको HOFO, या इसी को कोई ऐसा लिख के दिखा दे HFO2, तो आप इस विशेष बात को ध्यान रखोगे कि फ्लोरीन इस टाइप के किसी भी एसिड का निर्माण नहीं करता। अगर कभी लिखकर भी आ जाता है ऐसा कि क्या फ्लोरीन इस टाइप के एसिड का निर्माण करता है, तो हम बताएंगे नहीं, फ्लोरीन इस टाइप के एसिड का निर्माण नहीं करता। फ्लोरीन के अगर ऑक्सी एसिड देखे जाए तो मात्र एक होता है, इसके अलावा वो किसी भी प्रकार के ऑक्सी एसिड की रचना नहीं कर सकता है।
कोई भी टाइप जो होगा वो फ्लोरीन तो ऑक्सी एसिड बनाएगा ही नहीं। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, क्या क्लोरीन बना सकता है? तो और क्लोरीन बनाएगा, इस टाइप का बना सकता है HOClO, या उसी को ऐसे भी लिख सकते हैं HClO2। अब इसका नाम पूछेगा क्या है, इसका नाम है क्लोरस अम्ल। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, अगर हम X की जगह पर, इन दोनों फॉर्मूलों पर X की जगह पर Br रख दे तो या तो फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा HOBRO, या फॉर्मूला बन सकता है HBRO2। दोनों फॉर्मूले से मैं बस किया क्या गया है, देखो ये दोनों वो जो अलग अलग लिखे थे उनको मैंने एक साथ लिख दिया है, और नाम पूछेगा इसका क्या है, ब्रोमस एसिड। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, I को रखेंगे तो फॉर्मूला बन सकता है HO, X की जगह पर मैंने I को लिख दिया है और लास्ट में O लिखा है तो O, या फिर फॉर्मूले का दूसरा रूप हो सकता है HiO2। पूछेगा कौन सा एसिड है, आयोडस एसिड। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करेगा कि स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो मैं एक काम कर देता हूं, देखो I, Br और Cl पर अगर बात करेंगे ऐसी सिचुएशन पर, तो हम एक काम कर सकते हैं, क्या हम X को रखते हुए पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और जिस व्यक्ति को ये फॉर्मूला तैयार है वो स्ट्रक्चर आसानी से बना सकता है। कैसे बना सकता है, देखो H O लिखा है तो सिंगल बॉन्ड O, फिर X लिखा है तो सिंगल बॉन्ड X, और X के बाद भी एक O लिखा है क्या, तो उसको डबल बॉन्ड O। ऑक्सीडेशन स्टेज यहां चेक करेंगे तो +3 आएगी। तो हैलस एसिड के फॉर्मूले मैं दोबारा से बता दूं, हैलस एसिड में से अगर एसिड क्लोरीन के साथ बन रहा है तो क्लोरस एसिड नाम हो जाएगा, ब्रोमीन के साथ बन रहा है ब्रोमस एसिड नाम हो जाएगा, आयोडीन के साथ बनता है आयोडस एसिड बन जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या +3 होगी, सॉरी +3 रहेगी ऑक्सीडेशन स्टेज, और स्ट्रक्चर बनेगा इस टाइप से। अभी नेक्स्ट एसिड को चलते हैं, हैलिक एसिड। सबसे पहली बात तो हैलिक एसिड के फॉर्मूले किस टाइप के होते हैं। हैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है कुछ बेटा इस टाइप का HOXO2। ये हैलिक एसिड के फॉर्मूले का टाइप है। इसी फॉर्मूले को आप एक दूसरे रूप में भी लिख सकते हो, कैसे, HXO3। अब नाम से भी देखो कैसा कहता है, हैलिक एसिड। जहां हैलिक लिखा हुआ है वहां आप क्लोरीन का यूज होगा तो क्लोरिक एसिड, ब्रोमीन का यूज होगा ब्रोमिक एसिड, आयोडीन का यूज होगा आयोडिक एसिड। उस प्रकार से आप एसिड्स को बना सकते हो। मैं यहां देखो बनाकर दिखाता हूं, हैलिक एसिड में से पहला हैलोजन, अच्छा फ्लोरीन के साथ कोई एसिड नहीं बनेगा, फ्लोरीन हैलिक एसिड का निर्माण नहीं करता है, क्लोरीन जरूर कर सकता है। तो क्लोरीन अगर करेगा तो बेटा फॉर्मूला ऐसा हो सकता है HOClO2, ये ऊपर वाले फॉर्म से लिया हुआ फॉर्मूला, या इसी को क्या लिख सकते हो HClO3। कोई पूछेगा ये किसका फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूले बेटा सेम है, इसमें ऑक्सीजन पूरे एक साथ लिख लिए गए, उसमें अलग अलग लिखे गए। इसका नाम है क्लोरिक एसिड। अगर ब्रोमीन पर यही एसिड बना दिया जाए तो बेटा फॉर्मूला देखो क्या हो सकता है HO, मैंने फिर से X की जगह पर Br इस बार लिख दे दिया रखा है, और लास्ट में है O2। इस फॉर्मूले के एक और फॉर्म में आप लिख सकते हो HBRO3। अगर इसका कोई नेम पूछता है तो ब्रोमिक एसिड। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, अगर आयोडीन को रख दिया जाए तो HOIO2 आयोडिक एसिड बोलते हैं, और या फिर इसको एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है HiO3, इसको भी आयोडिक एसिड बोलते हैं। अभी स्ट्रक्चर की बात होगी तो स्ट्रक्चर में तो भैया यही वाला फॉर्मूला काम करेगा। ये ऊपर वाला कहाँ गया, ये सबसे पहले क्या लिखा HOX, हम कैसे लिखेंगे HOX। अब ध्यान रखो HOX के बाद 2 O जुड़े हैं ना, इनको डबल बॉन्ड से जोड़ दो, ये फॉर्मूला हो गया आयोडिक एसिड का। इस प्रकार से बना सकते हो। आयोडिक एसिड का कहेगा तो X यहाँ पे I लिख दोगे, क्लोरिक एसिड का कहेगा तो X यहाँ पे Cl, ब्रोमिक एसिड कहता है X की जगह पे Br का यूज कर सकते हो। ऑक्सीडेशन स्टेज पूछेगा तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेज होती है +5। लास्ट में चलते हैं परहैलिक एसिड को। तो बेटा परहैलिक एसिड का सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे तो परहैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है HOXO3, या इसी फॉर्मूले को लिखा जा सकता है HXO4। अगर इस टाइप का फॉर्मूला HOXO3 टाइप का या HXO4 टाइप का फॉर्मूला लिखा है, हम उसको नाम देखते ही बता देंगे परहैलिक एसिड है। अब परहैलिक एसिड कैसा, अगर X के स्थान पर क्लोरीन को यूज किया गया पर क्लोरिक एसिड, ब्रोमीन को यूज किया गया X के स्थान पर ब्रोमिक एसिड, और अगर आयोडीन को इस्तेमाल में लाया गया तो पर आयोडिक एसिड। बेटा फॉर्मूला इसको देखो कैसे इसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले बना लेते हैं।
फॉर्मूले में HOX की जगह पे ClO3 या इसी पदार्थ को लिख सकते थे HClO4। मैं नेक्स्ट नंबर पे चलता हूं, Br पर फॉर्मूला बनाते हैं HOBrO3। X की जगह पे मैंने Br रख दिया है केवल, या फिर अगर सारे के सारे O एक साथ जोड़ के लिख दिए जाए तो फॉर्मूला बन सकता है HBrO4। अभी लास्ट नंबर एक और बनाते हैं HOiO3, या बेटा इसी फॉर्मूले को बोलते हैं HiO4। आप दोनों प्रकार से फॉर्मूले को आसानी से लिख सकते हैं। अभी इसका फॉर्मूला बनाने के लिए कहेगा स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, अच्छा मैं X इसलिए लिख रहा हूं कि ClBri सब इसी में सम्मिलित हो गया। और बेटा फॉर्मूला बनाएंगे देखो कैसे, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये और ऑक्सीडेशन स्टेज पूछेगा तो +7। हाँ कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, इसमें से क्या कहता है कि अन्य सभी हैलोजन एटम, चाहे वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, वो कई प्रकार के हैलो ऑक्सी एसिड बना सकता है, लेकिन फ्लोरीन में ऐसी क्या प्रॉब्लम रही कि वो केवल एक ही प्रकार का ऑक्सी एसिड बना सकता है। जब ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप एक चीज याद देखोगे उसको, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल दूसरी कक्षा तक जाता है, सेकंड क्लास तक जाता है, जहां पर किसी भी प्रकार का रिक्त डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। क्योंकि रिक्त डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं, इसलिए फ्लोरीन अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर पाता, अपने इलेक्ट्रॉनों को नेक्स्ट सबसेल में नहीं भेज पाता, क्योंकि अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर सकता, अपनी संयोजकता को बढ़ा नहीं सकता, या अपने इलेक्ट्रॉनों को दूसरे कोष में ट्रांसफर नहीं कर सकता है। इसलिए फ्लोरीन केवल एक ही प्रकार का ऑक्सी एसिड बना सकता है, जबकि अन्य सभी, चाहे वो क्लोरीन की बात हो, ब्रोमीन की बात हो, आयोडीन की बात हो, सबके पास रिक्त डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, और ये सभी एलिमेंट अपने एटम के इलेक्ट्रॉन्स को उस रिक्त डी ऑर्बिटल में पहुंचा सकते हैं। और क्योंकि रिक्त डी ऑर्बिटल में पहुंचा सकते हैं, ये अलग अलग प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेज दिखाते हैं और अलग अलग प्रकार के ऑक्सी एसिड बना सकते हैं। फ्लोरीन का कभी आ जाएगा तो फ्लोरीन को इस बात का ध्यान रखोगे, क्योंकि फ्लोरीन अपनी वैलेंसी को चेंज नहीं कर सकता। पूछेगा क्यों, हम बताएंगे, क्योंकि इसमें रिक्त डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। इसलिए फ्लोरीन ऑक्सी एसिड में केवल एक ऑक्सी एसिड बना सकता है, जिसका नाम है HOF, या जिसको हाइपोफ्लोरस एसिड कहते हैं। अदर एलिमेंट क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन है, इनमें रिक्त डी ऑर्बिटल उपस्थित है, ये अपनी वैलेंसी को चेंज कर सकते हैं, और क्योंकि वैलेंसी को चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑक्सी एसिड का निर्माण कर सकते हैं। तो बेटा अगर मैं हैलोजन एलिमेंट्स के ऑक्सी एसिड को देखता हूं तो मेरे पास ये ऑक्सी एसिड लिखे हैं, उनके स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में एक बात विशेष ध्यान रखने वाली बात है, जैसे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये सारे के सारे इधर जितने भी एसिड लगे सभी एसिड्स का स्ट्रक्चर ये क्या था कि अगर हम स्ट्रक्चर सबके अलग अलग बनाते बेटा, तो देखो यहाँ X की जगह पर एक बार F लिखते, एक बार Cl लिखते, एक बार Br लिखते, एक बार I लिखते। हम बहुत सारे ऐसे तो FClBri के 4 तो इसके स्ट्रक्चर बनाते, फिर 4 दूसरे टाइप के एसिड के स्ट्रक्चर बनाते, फिर 4 बनाते तीसरे, इस टाइप से बनाते, तो बहुत सारे स्ट्रक्चर हो जाते। तो मैंने X रखकर स्ट्रक्चर बनाया है। अगर आपसे पूछेगा किसी भी एसिड का, जैसे पूछ लेते कहता है पर क्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, तो मैंने तुरंत देखा कि पर क्लोरिक तो ये है स्ट्रक्चर कैसा है, तो मैं X को हटा के केवल क्या कर दूंगा Cl, पर क्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। पर ब्रोमिक एसिड का स्ट्रक्चर पूछेगा तो बेटा मैं Cl को हटाऊंगा और इसकी जगह पे क्या लगा देंगे, Br, ब्रोमीन, क्योंकि मुझे सिंपल फॉर्म में ऐसे ही लिखना था। हमने एक काम किया, इसकी जगह पर केवल क्या इस्तेमाल किया, X। आप X की जगह पर किसको यूज कर सकते हैं, मैंने यहां लिख रखा है, F को रख सकते हो, Cl को, Br को, I को, लेकिन इन नीचे के 4 टाइप के फॉर्मूलों में X के स्थान पे Bf का प्रयोग नहीं किया। X स्थान पे कभी F नहीं रखोगे, बिकॉज F केवल पहले फॉर्मूले पे रखा जा सकता है। और मैं यहां पे लिख भी देता हूं ये फॉर्मूले क्यों नहीं बने हैं, तो हम बता भी देंगे इस बात को। फ्लोरीन पर रिक्त डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति के कारण, तो इस बात को भी नोट कर लेना है कि रिक्त डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति के कारण जो है वो फ्लोरीन इससे अधिक एसिड नहीं बना सकता है। तो इसको नोट करेंगे, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप के और भी क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ।
अगला आर्टिकल है अंतर हैलोजन यौगिक। अब अंतर हैलोजन यौगिक क्या होता है? अब हैलोजन परमाणुओं को तो आप सभी ने पढ़ रखा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर इनमें से दो भिन्न भिन्न हैलोजन परमाणु एक दूसरे से अभिक्रिया करते हुए कोई कंपाउंड बनाकर तैयार करते हैं, हम इन्हें कहते हैं अंतर हैलोजन यौगिक। अभी ध्यान रखने वाली बात है, अगर फ्लोरीन फ्लोरीन से क्रिया करके कोई कंपाउंड बना लेता है, ये हैलोजन कंपाउंड है। लेकिन फ्लोरीन अगर क्लोरीन से विक्रिया करके कोई कंपाउंड बनाता है तो ये होता है अंतर हैलोजन यौगिक। नाम ही है उसका अंतर हैलोजन यौगिक, एक ऐसा हैलोजन यौगिक जिसमें दो डिफरेंट टाइप के हैलोजन एटम को यूज किया गया हो, इसको कहते हैं अंतर हैलोजन यौगिक। अभी कोई व्यक्ति हमारे सामने एक कंपाउंड लेके आएगा, कहेगा सर जी Cl2, क्या ये अंतर हैलोजन यौगिक? हम बताएंगे बेटा Cl2 को बनाने में क्लोरीन और क्लोरीन दोनों एटम जो हैं वो सेम एलिमेंट के हैं, ये अंतर हैलोजन यौगिक नहीं है। अंतर हैलोजन यौगिक में जो भी दो हैलोजन एटम होने चाहिए वो डिफरेंट एलिमेंट्स के होने चाहिए। मैंने लिख भी रखा है इसके लिए कि जब दो भिन्न भिन्न हैलोजन तत्व एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं और द्विक यौगिकों का निर्माण करते हैं। द्विक यौगिक क्या होता है? द्विक यौगिक का मतलब है उन हैलोजन के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट ना हो। जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन की अभिक्रिया हुई है तो फ्लोरीन क्लोरीन के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट नहीं होना चाहिए कि ऑक्सीजन आ गया बीच में। अगर बीच में ऑक्सीजन आ गया तो फिर इसको इंटर हैलोजन कंपाउंड नहीं कहेंगे। इंटर हैलोजन कंपाउंड में केवल दो ही प्रकार के एटम होने चाहिए, द्विक यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये यौगिक अंतर हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। ऐसा मैंने पहले भी बता रखा था। कहता है इसका सामान्य सूत्र XYN होता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। जो इंटर हैलोजन कंपाउंड का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है XYN होता है। कभी कभी इसको लोग कैसे लिखते हैं? XX-N। मैंने X डैश की जगह पर Y लिख दिया है। परेशान कोई होने वाली बात नहीं है। देखो उसके साथ में X और Y होने के लिए कुछ शर्तें भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए शर्तें? एक तो सबसे पहली बात तो उसने फर्स्ट कंडीशन दी कि n की वैल्यू आप 1 रख सकते हो, n की वैल्यू आप 3 रख सकते हो, n की वैल्यू 5 रख सकते हो, n की वैल्यू 7 रख सकते हो। अभी ये भी बात आती है क्यों ऐसा रख सकते हो? क्योंकि हैलोजन एलिमेंट अपनी वैलेंसी अगर 100 भी करेगा तो कितनी कर सकता है? 1, 3, 5 और 7। अभी कुछ देर पहले यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेज लिखी थी, ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? 1, 3, 5, 7। तो एक हैलोजन एलिमेंट अपनी ऑक्सीकरण संख्या को या तो 1 दिखा सकता है, या तो 3 दिखा सकता है, या तो 5, या तो 7, और उसी बेसिस पर n की वैल्यू हम रख सकते हैं। और भी x और y को पहचानते सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो यही प्ले होगा। क्या? x जो होगा वो बड़े आकार का हैलोजन तत्व होगा। आपने हैलोजन तत्वों के आकार को तो पढ़ रखा है ना। हैलोजन तत्वों के आकार को यहां पर बना लेते हैं। सबसे छोटे आकार का F, उससे बड़े आकार का Cl, उससे बड़े आकार का ब्रोमीन, उससे बड़े आकार का आयोडीन। तो कह रहा है x बड़े आकार का एलिमेंट होगा और जो y होगा वो होगा छोटे आकार का एलिमेंट। अभी इसको देखो कैसे देखते हैं। अगर बेटा Cl और Br के बीच इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाना हो, कह ये देखिए हमको इंटर हैलोजन कंपाउंड चाहिए Cl और Br के बीच में, तो x का रोल प्ले करेगा कौन? Br, क्योंकि बड़े आकार का हैलोजन एलिमेंट है। और y का काम करेगा Cl। मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूं बेटा, ज्यादा अच्छा लगेगा। ऊपर से नीचे आने पर आकार का ये कैसा क्रम है? बढ़ता क्रम है आकार का। अभी कहता है एग्जाम्पल कुछ बता देते हैं, एग्जाम्पल बता देते हैं। देखो x की जगह पर बड़े आकार का परमाणु रखना है, मैंने Cl रख दिया। y की जगह पर छोटे आकार का परमाणु रखना है, तो अब ध्यान देने वाली बात है, अगर बड़े आकार का परमाणु Cl है तो फिर अब y का वैल्यू जो होगा वो छोटे आकार के ही परमाणु को मिलेगा। तो Cl से छोटे आकार का परमाणु कौन है? F, तो केवल बेटा F लिख सकते हो। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का बनाना चाहते हैं। n की वैल्यू 1 रख लेते हैं तो ClF फॉर्मूला हो जाएगा। इसको कैसे नाम बताएंगे? अगर कभी इसको कहेंगे तो इसको कहेंगे, अब इससे कोई व्यक्ति ऐसा भी बोल सकता है, कहता सर जी ये फ्लोराइड कंपाउंड है कि क्लोराइड कंपाउंड है, तो हम उसको ये बताएंगे। देखो कैसी बात, क्योंकि Cl और F में F की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हाई है, अधिक है, हम बताएंगे बेटा ये फ्लोराइड कंपाउंड है। कोई भी इस कंपाउंड को क्लोराइड कंपाउंड नहीं कह सकता, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, इसलिए हम इसका नाम हमेशा क्या रखेंगे? फ्लोराइड कंपाउंड। अब जैसे और भी बना सकते हैं इसके अलावा भी। अब देखो एक काम कर लेते हैं, ब्रोमीन को ले लेते हैं।
ये तो हो गया एक्स की वैल्यू। अगर ब्रोमीन को लेते तो वाई की वैल्यू दो एलिमेंट्स को मिल सकती है। किसको किसको मिल सकती है? या तो Cl को या तो F को। ये आप डिपेंड करे, आप पे डिपेंड करेगा किसको देना चाहते हो। Cl पर रख लेते हैं इस बार, Cl रख लिया। कोई कहता है सर जी एक काम कर लेते हैं, अब n की वैल्यू भी लिख लेते हैं। x की जगह पर Br, y की जगह पर Cl और n की वैल्यू इस बार मैं 3 लिखना चाहता हूं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? BrCl3। अब पूछेगा ये कंपाउंड ब्रोमाइड कंपाउंड कहलाएगा कि क्लोराइड कंपाउंड कहलाएगा? क्लोराइड। पूरा नाम क्या पढ़ेंगे इसका? ब्रोमीन ट्राई क्लोराइड। कोई भी व्यक्ति, अभी देखो इसको अब क्या पढ़ रहे थे? क्लोरीन फ्लोराइड। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। अभी इस बात को भी ध्यान रखने वाली बात, देखो मैं क्या सोचता हूं, कहोगे इसमें क्लोरीन है लेकिन आपने इसको क्लोराइड नहीं कहा, इसमें क्लोरीन आ गया आपने इसको क्लोराइड बोला। तो बेटा क्योंकि इस फॉर्मूले में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आई थी इसलिए मैंने फ्लोराइड बोला, इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है इसलिए मैंने क्लोराइड बोला। अभी एक और फॉर्मूला बना सकते हैं बेटा, I और F। I होगा बड़े आकार के परमाणु का और F काम करेगा छोटे आकार के परमाणु का। अब मैं n की वैल्यू रखना चाहता हूं, मैंने 7 रख रखी है, 5 भी रख सकते थे। नाम कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि मैं देखता हूं I और F में से फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस कंपाउंड का नाम देखो, आयोडीन को तो नॉर्मल पढ़ देंगे, 7 को क्या बोलेंगे? हेप्टा, और F को क्या बोलेंगे? फ्लोराइड। आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड। तो इस प्रकार से पढ़ चुके हैं। ये इसमें से इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो भी कंपाउंड Y का काम करेगा, जैसे Y का काम F करेगा तो कंपाउंड का नाम समाप्त करना है फ्लोराइड पर। Y का काम अगर क्लोरीन करेगा तो कंपाउंड का नेम समाप्त करना है क्लोराइड पर। अगर Br करेगा तो फिर नाम समाप्त होगा यौगिक का ब्रोमाइड पर। लेकिन कभी भी आयोडीन जो होगा उस पर नाम कभी नहीं समाप्त होगा, बिकॉज आयोडीन कभी Y का काम कर ही नहीं सकता है। उसका रीजन भी है, एस्टेटीन को इसमें से सम्मिलित नहीं करेंगे। मैंने बताया था एस्टेटीन के बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग है, इसलिए एस्टेटीन को जब परिवार का परिचय दिया गया उसको यहां रखा गया, कहा गया नहीं भी ये भी हैलोजन के ही परिवार में आता है। लेकिन क्योंकि उसके गुणों का कंपेयर जब हम करने बैठे तो हमने देखा एस्टेटीन के गुण तो अलग ही भग रहे हैं सबसे ज्यादा, तो हमने पढ़ने के दौरान उस एस्टेटीन को बिल्कुल अलग कर रखा है। जो कंपोनेंट हमारे यहाँ लगभग सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं केवल उनको हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं इधर। तो ध्यान रखना है आयोडीन कभी भी किसका काम नहीं कर सकता है? Y का। आयोडीन क्योंकि सबसे बड़े आकार का परमाणु इसलिए हमेशा काहे का काम करेगा? X का। कभी कभी बोल देता है हम लोगों से रिएक्शन करवाने के लिए कि एक दो है इंटर हैलोजन कंपाउंड बना करके दिखाना है। देखो कैसे बना सकते हैं। अगर आपके पास क्लोरीन है, आपके पास फ्लोरीन है और आप इसको गर्म करते हो तो बेटा अगर आपके पास फ्लोरीन है तो आप कंपाउंड बनाकर तैयार करोगे ठीक तो लिखा था यार, ClF। अब इनमें से ध्यान देने वाली बात है, X का काम कौन करेगा? क्लोरीन, क्योंकि बड़े साइज का आइटम है, और फ्लोरीन करेगा Y का काम। अगर मैं देखता हूं तो ये किस टाइप का था? XY1, जिसे इतने लिख रखे हैं ना, तो कभी कभी कोई बात पूछ भी लेता है, अच्छा ये बताओ अगर ये मैं Y की वैल्यू N की वैल्यू बदलता जाऊं कौन कौन से कंपाउंड बन सकते हैं? XY कंपाउंड बन सकता है, XY3 बन सकता है, XY5 बन सकता है, नीचे लिखते हैं XY7। पूछेगा किस टाइप का कंपाउंड है, हम बताएंगे XY टाइप का कंपाउंड है, पहले वाले से मैच कर रहा है। Y की वैल्यू N की वैल्यू डिफरेंट रख सकते हैं ना। अभी ध्यान देने वाली बात है, अगर क्लोरीन को ही मिलाया और फ्लोरीन को की अभिक्रिया करवाई, लेकिन इस बार हाई टेम्परेचर पर, उच्च ताप, हाई टेम्परेचर कर दिया तो बेटा फिर 2 कॉमन हो गया, अंदर कंपाउंड बनेगा ClF3। अभी पूछेगा ये किस टाइप का कंपाउंड है, तो हम बताएंगे ये XY3 प्रकार का यौगिक है। तो जब भी आपसे इस कंपाउंड को बनाने के लिए कहेगा कोई भी इंटर हैलोजन कंपाउंड, आप इसी हिसाब से बनाओगे। इस बात को विशेष ध्यान रखते हुए X बड़े ही आकार का परमाणु होना चाहिए हमेशा, और Y जो होना चाहिए उससे छोटे आकार का परमाणु। अगर आप ऐसा नहीं करते हो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली रहती है उस जगह पे। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। ये बनाने की विधियां हो गई इंटर हैलोजन कंपाउंड की। होते कितने प्रकार के हैं? 1, 2, 3 और 4 प्रकार के। X बड़े आकार का एटम होगा, Y छोटे आकार का एटम होगा, N जो होगा वो ऑक्सीडेशन स्टेज है, वो कितनी रह सकती है? 1, 3, 5 और 7 से ऊपर नहीं जाएगा। रीजन है क्योंकि
क्लोरीन या किसी हेलोजन एलिमेंट की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होती है? 7। अच्छा, इससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो भी नहीं सकती है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल जो है वो 7 ही है। बहुत ज़्यादा अगर कोई भी एलिमेंट वैलेंसी के थ्रू अपनी मतलब वैलेंसी भी दिखाता है तो 7, इससे ऊपर नहीं। अभी नेक्स्ट नंबर चलते, कहता है ध्रुवीय प्रकृति। वैसे तो मैं आपको बता दूं, अगर हेलोजन एलिमेंट्स में अगर बात करें, सबकी विद्युत ऋणात्मकता अपेक्षाकृत अधिक ही होती है, और इन सबकी कंपेयर अगर एक दूसरे से करें तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर कम होता है। इस फैमिली के एलिमेंट की तुलना अगर अदर फैमिली के एलिमेंट में करेंगे तो उसके बेसिस पर इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। लेकिन इसी फैमिली के एलिमेंट्स में अगर मैं देखूं तो इनमें से सबसे विद्युत ऋणात्मकता अधिक है फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, और सबसे लास्ट में कम है सबसे किसकी? आयोडीन की। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है, इन यौगिकों के, इनके बीच में जो भी यौगिक बनते हैं वो सभी ध्रुवीय होते हैं। ध्रुवीय का मतलब समझते हो? पोलर कंपाउंड, जिनमें बॉन्ड एक और डायरेक्शन में क्या हो जाता है? खिसक जाता है, और खिसकने पर किसी एक पर आंशिक रूप से धनावेश और किसी दूसरे पर आंशिक रूप से ऋणावेश। अभी मैं इस बात को कंफर्म करता हूं, इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता के मध्य अंतर होता है बहुत कम। जितने भी हेलोजन 4 परमाणु मैंने लिखे, इनके मध्य इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, इसलिए बनता है सहसंयोजक बंध और ध्रुवीय भी बनता है। अभी एक बात और आती है इस जगह पर, अगर सर जी इनके मध्य इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ना होता तो क्या क्या बनता? सहसंयोजक बंध बनता और अध्रुवीय होता। अब एक और तीसरी कंडीशन, अगर इनके मध्य बनने वाला इनके मध्य अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता, एक की विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक और दूसरे की बहुत कम, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जब बहुत अधिक हो जाता है तो कंपाउंड बनता है आयनिक। मैं 3 कंडीशंस आपको याद दिलवाऊंगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। यदि 2 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एक लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उनके बीच में अगर कंपाउंड बनेगा वो आयनिक होगा, बिकॉज डिफरेंस गिना जाएगा केवल। यहां पर डिफरेंस जितना ज्यादा है आयनिक कैरेक्टर उतना ही अधिक होगा। अब 2 एलिमेंट लिए लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस कम है। अब डिफरेंस कम है तो दोनों के मध्य में आयनिक बंध तो नहीं बनेगा, अब बनेगा सहसंयोजक बंध। लेकिन वो सहसंयोजक बंध दोनों परमाणुओं के ठीक बीच में बनकर एक और खिसका रहेगा, तो कहेंगे है ये सहसंयोजक बंध, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन इसको बोलेंगे ध्रुवीय। क्यों? ये एक डायरेक्शन में थोड़ा सा क्या हो गया है? खिसक गया है। अब मैं तीसरी सिचुएशन देता हूं, जब 2 एलिमेंट दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लगभग सिमिलर सेम, तो जो दोनों एटम्स के बीच बॉन्ड बनता है वो होता है सहसंयोजक बॉन्ड। लेकिन ये ध्रुवीय नहीं है, ये कैसा है? अध्रुवीय। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बीच ज्यादा डिफरेंस आयनिक बॉन्ड को बनाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बीच का कम डिफरेंस या जीरो डिफरेंस सहसंयोजक बॉन्ड बनाएगा। अब सहसंयोजक बॉन्ड की भी 2 कंडीशन थी, अगर दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम थी अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। अब इंटर हेलोजन कंपाउंड में तो देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस थोड़ा वाला है, वो हाई वाला डिफरेंस भी नहीं है, वो सिमिलर वाला भी नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका मतलब बनेगा तो सहसंयोजक बॉन्ड ही, लेकिन हमेशा कैसा बनेगा? ध्रुवीय बनेगा। अच्छा, मैंने इस बात को यहां पर लिख भी रखा है, अब क्योंकि लिख रखा है मैंने खुद बता दिया, इस तरह इसको पढ़ देते हैं बस केवल एक बार, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के मध्य अंतर पाया जाता है। अब मैं पूछूंगा क्या अंतर बहुत ज्यादा पाया जाता है? नहीं, डिफरेंस पाया जाता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं, कम डिफरेंस होता है। अतः इनके मध्य बना आबंध ध्रुवीय तथा सहसंयोजक होता है, पोलर होता है और सहसंयोजक, मतलब दोनों परमाणुओं के ठीक बीच में बॉन्ड ना बनकर, एक्स और वाई के बॉन्ड ठीक बीच में ना बनकर वाई की ओर थोड़ा सा कैसा रहता है? खिसका रहता है। अब पूछोगे सर जी वाई की ओर क्यों खिसका रहता है? बिकॉज वाई छोटे आकार का परमाणु है और आप सबको पता है छोटे आकार के परमाणु की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसी होती है? ज्यादा, तो बॉन्ड जो होगा वो किसकी ओर डिस्प्लेस रहेगा? वाई की ओर, एक्स से थोड़ा सा दूर रहेगा। तो हल्का सा पॉजिटिव चार्ज या थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज या अल्प मात्रा में पॉजिटिव चार्ज आएगा एक्स पर और उतनी ही अल्प मात्रा में निगेटिव चार्ज आएगा वाई पर। मैंने यहां भी लिखा भी है, किसी भी सहसंयोजक आबंध की ध्रुवीयता या ध्रुवणता किस बात पर डिपेंड करती है? हैलोजन तत्वों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस पर। अभी नेक्स्ट नंबर लिखते हैं अवस्था। वैसे तो अगर मैं देखूं ClF क्लोरीन फ्लोराइड को छोड़कर या क्लोरीन मोनोफ्लोराइड को छोड़कर
शेष सभी तत्व या तो ठोस होते हैं या तो द्रव। इंटर हैलोजन कंपाउंड में ClF एक ऐसा कंपाउंड है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसलिए मैंने क्या लिखा कि जो इंटर हैलोजन कंपाउंड है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जिसमें से ClF केवल गैस अवस्था में पाया जाता है। बाकी सभी इंटर हैलोजन कंपाउंड या तो द्रव अवस्था में होते हैं या तो ठोस अवस्था में। एक इंपॉर्टेंट चीज, ठोस और द्रव अवस्था में होने के बावजूद ये वाष्पशील यौगिक है, अर्थात इनको गर्म करने पर ये बी वेपर गैसेस रूप में बदलेंगे, ये वेपर बनाकर तैयार करेंगे। आपको पता होगा वेपर बनाने वाले कंपाउंड नॉन और वेपर ना बनाने वाले कंपाउंड वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि ये वेपर बनाते हैं वोलेटाइल कंपाउंड है। कुछ कंपाउंड ऐसे भी होंगे जिनको गर्म करने पर वेपर नहीं बनता है, नॉन वोलेटाइल कंपाउंड। फिलहाल ये वोलेटाइल है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर लिखा है क्रियाशीलता। इंटर हैलोजन कंपाउंड में देखो होता क्या है, बॉन्ड पहले से ही डिस्प्लेस है। अब क्योंकि बॉन्ड पहले से ही डिस्प्लेस है, बॉन्ड को तोड़ना कैसा है, आसान है। अर्थात ऊर्जा की कम मात्रा में हम इस बॉन्ड को क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। क्योंकि ऊर्जा की कम मात्रा में इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, इसका मतलब कम ऊर्जा देने पर ये अभिक्रिया भी कर सकते हैं। बॉन्ड का ब्रेक होना रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। भैया कभी हमको पता चला कि बॉन्ड ब्रेक हो गया, हम तुरंत समझ गए कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हो गई होगी। तो क्योंकि मैंने लिखा है इंटर हैलोजन कंपाउंड के लिए आबंध वियोजन ऊर्जा का मान कम होता है, ये जल्दी से ब्रेक हो जाते हैं, इसलिए इनकी क्रियाशीलता कैसी होती है, अधिक होती है। मैंने लास्ट में एक चीज और लिख रखी है कि इनका यूज क्या है, इंटर हैलोजन कंपाउंड का आखिर यूज क्या है। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड का पहला यूज है विलायक के रूप में। वैसे अपने यहाँ इस दुनिया का सबसे अच्छा विलायक जल है, लेकिन अगर किसी कंपाउंड को हम जल के रूप में ना घोलना चाहें तो हम इंटर हैलोजन कंपाउंड में उसको घोल सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या है, एक विलायक है। और कहता है यूरेनियम के संवर्धन में, एक मैं यहाँ कंपाउंड लिखता हूँ UF6, ये तो बेटा लास्ट उपयोग है यूरेनियम के संवर्धन में। अब यूरेनियम के संवर्धन का मतलब समझते हो आप। अब मैं बताता हूँ, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट की पहचान क्या होती है कि वो अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा विकिरण निकालते रहते हैं, और अल्फा गामा विकिरण के निकालने पर उनका डिके होता है, अर्थात वे नष्ट होते रहते हैं और अपने फॉर्म को चेंज करते रहते हैं बेरियम और क्रिप्टन में। अब क्या इसका मतलब, यूरेनियम क्या है, अगर आप टुकड़ा ले आओगे तो वो अपने आप को चेंज करेगा बेरियम और क्रिप्टन में, बेरियम और क्रिप्टन में, बेरियम और क्रिप्टन में चेंज करता रहेगा, अर्थात यूरेनियम नष्ट होता रहेगा, बेरियम और क्रिप्टन बनता रहेगा। लेकिन अगर हमें यूरेनियम को संभाल करके रखना है, हमें इसको नष्ट होने नहीं देना है, तो हम एक काम कर लें कि इसके रेडिएशन को क्या कर दें, समाप्त कर दें। ये रेडिएशन के थ्रू अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा विकिरण को ना निकलने दे और ये सुरक्षित रहेगा। लेकिन यूरेनियम का तो काम ही रेडियो एक्टिविटी का, तो हम क्या करेंगे, यूरेनियम की रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे किसी इंटर हैलोजन कंपाउंड से, और उस इंटर हैलोजन कंपाउंड से अभिक्रिया के दौरान UF6 नाम का कंपाउंड बनाएंगे। अब ये UF6 जो कंपाउंड बनेगा ये विकिरण नहीं देगा। क्यों, विकिरण कौन देता था, यूरेनियम, UF6 नहीं देता था विकिरण। अब देखो इसका रासायनिक अभिक्रिया भी करके देखते हैं। हमारे पास यूरेनियम था और मैंने इसकी अभिक्रिया करवा दी 3ClF3 से, और जैसे ही बेटा मैंने अभिक्रिया करवाई, सबसे पहले बनकर तैयार हुआ UF6। अब मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास जो भी बचा होगा अब हम उसको लिख लेते हैं। तो बेटा मेरे पास देखो Cl तो 3 बचे हैं क्योंकि मैंने खर्च ही नहीं किए, और F मैं देखता हूं तो 3 3 का 9, Cl 3 और F भी कितने हैं, 3। तो इसको क्या लिख सकते, 3ClF। इस प्रकार से हम यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड बना सकते हैं, और यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड विकिरण नहीं देता है, अर्थात अब इस यूरेनियम को हमने क्या कर लिया है, सुरक्षित कर दिया। तो कभी ऐसा भी क्वेश्चन याद आए, कैसा आ जाए क्वेश्चन कि यूरेनियम का संवर्धन करने के लिए हम इसे किस रूप में रखते हैं, आप तुरंत बता दीजिए UF6 के फॉर्म में इसको रखा जाए। संवर्धन का मतलब समझ गए ना, यूरेनियम रेडियो एक्टिविटी का गुण दिखाता है, इससे ये अपने आप को चेंज करता रहता है विकिरण को निकालते हुए। हम इसका विकिरण का निकालना ही बंद कर देंगे। कैसे, यूरेनियम को यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में बदलकर, और हम इसे बचा सकते हैं इस प्रकार से। एक काम करेंगे बेटा, इसको नोट करेंगे, फिर एक और आर्टिकल छोटा सा है उसको भी देखेंगे। क्या आता है, हम लोगों से कभी कभी कुछ इंटर हैलोजन कंपाउंड के स्ट्रक्चर की डिमांड आती है। जैसे हम लोगों के यहाँ एक आता है ClF3, ये XY3 टाइप का इंटर हैलोजन कंपाउंड है और इसके स्ट्रक्चर की डिमांड करता है। कैसे, देखो X का काम तो Cl करेगा,
इसको कैसे लिख सकते हैं, मैंने Cl लिख लिया, पहला F, दूसरा F, तीसरा F। ये बेटा तीनों एक F एक प्लेन पर मैंने बनाए, एक सतह पर बनाया, पहला F, दूसरा, तीसरा। अभी देखते हैं इसको। तो ये 3 प्लेन पर फ्लोरीन हो गए। अभी क्लोरीन की लास्ट सेल पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को चेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 7, क्योंकि हैलोजन कंपाउंड है, लास्ट सेल में सभी हैलोजन्स की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। 7 में से 3 क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में लग चले गए। कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 4। तो बेटा एक लोन पेयर रहेगा ऊपर की ओर और दूसरा लोन पेयर रहेगा नीचे की ओर। तो इस प्रकार से त्रिकोणीय आकृति बनेगी। अगर कोई पूछता है इस आकृति का नाम क्या, आप बताओगे त्रिकोणीय। और यह इसको टी शेप आकृति भी कहते हैं इसको। तो त्रिकोणीय आकृति होती है। एक तो ClF3 का आता है और दूसरा बेटा देखो किसका आता है, दूसरा आता है IF5 का। अब बेटा IF5 का अगर आएगा हम लोगों से बनाने के लिए, देखो इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले I को बीच में, क्योंकि 5 F है, पहला F, दूसरा F, तीसरा F, चौथा F। ये सभी F एक प्लेन पर, एक सतह पर। अब ध्यान देने वाली बात है, 4 बॉन्ड तो यहां भी जी हो गए, क्योंकि F 5 थे, मैंने 5वां बॉन्ड बना दिया ऊपर की ओर। अब 5 बनाने के बाद मैं अभी जानता हूं कि आयोडीन में तो 7 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे लास्ट सेल में, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे जाते हैं। तो मैं इसको प्लेन के कहां बनाता हूं, नीचे, लोन पेयर के फॉर्म में। तो इस प्रकार से लोन पेयर के फॉर्म में ये बॉन्ड बन जाएगा। फिर से ध्यान रखना, क्योंकि आयोडीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्लोरीन कितने लगाने थे, 5। तो मैंने 5 फ्लोरीन तो वर्ग में लगा दिए, एक स्क्वायर के कॉर्नर पर 5 फ्लोरीन लगा दिए। 6वां फ्लोरीन मैंने उस स्क्वायर से 90 डिग्री के एंगल पर स्क्वायर पे 4 फ्लोरीन, 5वां इससे ऊपर की ओर। और जब मैंने देखा कि अभी भी फ्लोरीन पर आयोडीन पर 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो मैंने उसको लगा दिया तल से कहां की ओर, नीचे की ओर। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वर्ग समतली। कोई पूछता है कि आकृति क्या है, वर्ग समतली पिरामिडीय। वर्ग समतली पिरामिडी बेटा क्यों है, इसका भी रीजन देखो, चेक करते हैं क्यों पिरामिडी है। एक तो देखो, सबसे पहले 5 फ्लोरीन तो वर्ग में है, एक समतल में है, और एक फ्लोरीन लगा है उससे चोटी की तरफ। तो ये आकृति कैसी बनेगी, पिरामिड के आकार की। तो वर्ग समतली इनके लिए, और ये चोटी की तरह ऊपर के लिए निकला, इसलिए इसको बोलेंगे पिरामिडी। अभी नेक्स्ट एक और आता है IF7। अगर इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं। देखो, सबसे पहले I, 5F, 1 2 3 4 5 5 तो F मैंने ऐसे लगा दिए। अब मेरे पास जो 2 F बचे, एक तल से ऊपर की ओर और एक तल से नीचे की ओर। तो पहला 6वां ऊपर लगा दिया, नीचे फ्लोरीन 7वां नीचे लगा दिया। इसको कहते हैं पंचफलकीय। पंचफलकी, कोई पूछता है इसकी आकृति क्या है, पंचफलकीय द्विपिरामिडीय। अच्छा, पंचफलकीय द्विपिरामिडीय इसको इसलिए भी बोलते, देखो 5 जो फ्लोरीन है वो फलक पर लगे हैं, ऐसे 5 फ्लोरीन, 1 2 3 4 5, एक फलक से ऊपर की ओर लगा है तो ये पहला पिरामिड, एक फलक से नीचे की ओर लगा ये दूसरा पिरामिड। तो 5 हो गए फलक पर और 2 हो गए पिरामिड बनाने के लिए। तो पंचफलकीय द्विपिरामिडी। तो ये स्ट्रक्चर कभी कभी डिमांड में आते हैं, तो इनको नोट कर लेंगे और जो भी बाकी बचेगा उसको पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्लास पे।